सो ऑल स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास मैट्रिक का कल पेपर है और तकरीबन इन लोगों की तैयारी हो चुकी होगी। तो आज मैंने सोचा कि संडे है तो क्यों ना इनका जो कोर्स है वो रिवाइज़ करवाया जाए दोबारा से। सो लेट वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स सबसे पहले देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स आपके पास क्या है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो कुछ इस तरीके से थी आपके पास। द वर्ड फिज़िक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक एंड फिजिकोस मीन नेचुरल। तो इसमें बहुत मुश्किल डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन बताई थी और वो बहुत इजी थी कि आपके पास कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड विच डील विद द स्टडी इंटररिएक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो ये बहुत आपके पास इजीली आपके पास क्या है, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है। उसके बाद आपके पास कुछ ब्रांचेस थी, तो देयर आर 9 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। सबसे पहले आपके पास आती है मैकेनिक्स फ़िज़िक्स, उसके बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी, फिर आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर आती है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, एटॉमिक फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स, बायोफिज़िक्स और फिर आती है एस्ट्रोफिज़िक्स। सो नाउ वी स्टार्ट द सबसे पहले आपके पास मैकेनिक्स। तो देखो क्या कह रहे हैं, इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस फोर्स। यानी ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, या ये कह लें ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें क्या आती है, हरकत आती है, किससे, विद और विदाउट रेफरेंस और फोर्स। सिंपल सी बात है, यानी इस डेफिनेशन में आपके पास दो वर्ड्स हैं, क्या, एक रेफरेंस ऑफ फोर्स और दूसरी आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी देखो अगर हम बात करें इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, हरकत के बारे में बात करें। और हरकत किस चीज़ के अंदर हो रही है, बॉडी के अंदर हो रही है। और क्यों होती है, क्योंकि जब हम उस पर क्या अप्लाई करते हैं, रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो बहुत आसान है कि जब हम किसी बॉडी पे क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ कंसेंट, अच्छा इट इज़ कंसेंट्स के बगैर आप ये भी लिख सकते हैं इट डील्स विद द स्टडी, ये भी लिख सकते हैं जैसे आपने मैकेनिक्स में लिखी हुई है इट डील्स विद द, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं इट डील्स विद द फिनोमिना एंड अफेक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है, यानी क्या, इलेक्ट्रिसिटी में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, रिलेटेड चार्जेस के बारे में, क्या यानी जो चार्जेस के आपस के अंदर जो रिलेशन होते हैं उसके बारे में क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। फिर तीसरी चीज़ है आपके पास क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपके पास क्या है, क्या करें, इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल, लॉ एंड द मेथड्स दैट रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है, यानी क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके पास क्या है कि हम इस फिज़िक्स की ब्रांच में क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मेथड्स के बारे में, लॉ के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में। अब किस चीज़ का रिलेशन हो रहा है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास रिलेशन है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। यानी जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, तो रिलेशन के बाद आपके पास क्या होगा, एक फिनोमिना होगा, उस फिनोमिने पे क्या करना, स्टडी करना, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर आपके पास आती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या कह रहे हैं, इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड मटेरियल। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। अब किसके स्ट्रक्चर और किसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सॉलिड मटेरियल, यानी जितने भी आपके पास सॉलिड मटेरियल हैं उन तमाम के स्ट्रक्चर और उन तमाम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना, दिस इज़ कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। फिर आपके पास फिफ्थ है आपके पास एटॉमिक फिजिक्स। इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द, ये तो यहाँ पर मिस्टेक लिखी हुई है और इस मिस्टेक को आप सही तरह राइट डाउन कर लीजिएगा। ये कुछ इस तरह से, इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ काट दीजिएगा, दिस इज़ कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स। तो हम यहाँ एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख लेगा, कह रहे हैं इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर के बाद आप ये काट दीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सिंपल। यानी क्या, हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ आपके पास क्या आती है, न्यूक्लियर फिजिक्स। बहुत आसान है कि हम इसमें स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी स्टडी करेंगे, लेकिन किसके बारे में, न्यूक्लियस के। जहाँ पर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई है, ठीक है ना, देखो आगे पीछे हुई हुई है। अगर हम यहाँ की बात करें, देखो न्यूक्लियर फिजिक्स में तो क्या कह रहे हैं, द ब्रांच इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम, ये ऊपर वाली में आएगी। ठीक है, ये बात याद रखना, ये एटॉमिक फिजिक्स में एटम आएगा और न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके पास क्या आएगा, द ब्रांच इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज़ याद रखेगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स आपके पास क्या होती है, बहुत आसान सा मैंने बताया था कि जो आपके पास बारिश के बाद
या फिर जो बिजली कड़कती है वो, दिस इज़ कॉल्ड अ प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा फिजिक्स इट इज़ कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाई आयोनाइज एटम, यानी वो एटम जिनके अंदर जिन उनके जो आयंस है उनकी एनर्जी बहुत क्या है, हाई आयोनाइज है, यानी वो इतने हाई आयोनाइज पार्टिकल होते हैं कि लेट सपोज अगर वो किसी के ऊपर गिर जाएं तो वो इंसान क्या हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि जो उसके आयंस होते हैं उनके अंदर एनर्जी बहुत क्या होती है बेटा, हाई होती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स क्या कह रहे हैं, इट इज़ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मैथड एंड एक्सप्लेनेशन टू लॉ टू बायोफिजिक्स टू बायोफिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। यानी देखो बहुत आसान सी डेफिनेशन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके पास बायोफिजिक्स क्या होती है कि जो हमारा फिजिकल मेथड होता है एक तरीके से, यानी एक फिजिकल मेथड क्या है कि लेट सपोज अगर मेरा हाथ है और मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्या है, ये फिजिकल मेथड है क्योंकि हम इस तरीके को खुद देख रहे हैं। और एक होती है आपके पास फिजिकल सिस्टम, यानी जो हमारा बॉडी के अंदर का सिस्टम है। तो बॉडी का अंदर का जो सिस्टम है और जो फिजिकल मेथड है हमारी बॉडी के, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक इंटरनल सिस्टम होता है और एक एक्सटर्नल सिस्टम होता है। इंटरनल सिस्टम आपके पास फिजिकल होता है, यानी आपको दिख रहा होता है, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो आपको दिख रहा है। बट अगर हम बात करें एक्सटर्नल सिस्टम की, तो देखो एक्सटर्नल सिस्टम में हमें नहीं पता कि बॉडी किस तरीके से ब्रेन के अंदर जा रही हो, और ये कह रही कि भाई हाथ पे फोर्स लगाओ या किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ। तो बहुत आसान सी एग्जांपल ये आपको बता रहा हूँ कि बायोफिजिक्स क्या होता है कि लेट सपोज आपके पास जो फिजिकल मेथड है और इंटरनल सिस्टम के बारे में जो आपस में दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, रिलेट हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड बायोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स क्या होती है आपके पास, इस इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द फिजिक्स ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। बहुत आसान, यानी वो तमाम बॉडीज़ जो आपके पास क्या हैं, एस्ट्रोनॉमिकल हैं। लाइट सपोज सन हो गया, अर्थ हो गया, मून, जुपिटर, ये तमाम आपके पास क्या हैं, सारे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, ठीक है। दैट्स आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया आपके। फिजिक्स की डेफिनेशन बहुत आसान है जो मैंने आपको बताई थी, क्या कि फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी इंटर रिएक्शन बिटवीन मैटर और एनर्जी, यानी मैटर और एनर्जी के दरमियान जो आपके पास इंटर रिएक्ट हो रहा है उस इंटर रिएक्ट पर स्टडी करना, दिस इज़ कॉल्ड फिजिक्स। फिर आपके पास ये ब्रांचेस हैं। अच्छा याद रखना बेटा कि MCQs जो हैं वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल क्या। जैसे मैंने आपको फिजिक्स की डेफिनेशन क्या बताई है कि फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, तो फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द। अब MCQs में होगा ये कि डेफिनेशन तो पूरी होगी लेकिन मैटर और एनर्जी का जो कॉलम होगा वो खाली होगा, यानी मैटर और एनर्जी की जगह पे आपके पास डैश डला होगा। तो आपको क्या याद होनी चाहिए आपके पास, क्या कि जो आपके पास फिजिक्स की डेफिनेशन है वो क्या है कि फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी इंटर रिएक्शन बिटवीन मैटर एंड और एनर्जी। तो आप उस ब्लैंक के अंदर मैटर और एनर्जी लिखना। ज़रूरी नहीं कि आपके पास यूनिट्स, फॉर्मूला और डेफिनेशन पे ही आएंगी, आपके पास इस तरीके से भी MCQs आ सकते हैं, खुसूसन क्लास 9, ठीक है ना, क्योंकि इनका कोर्स छोटा है और MCQs इनके ज़्यादा हैं। अब आप लेट सपोज देखो अगर हम बात करें ब्रांचेस की, तो देखो ब्रांचेस में से MCQs बहुत आसानी से बनते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब वो आपसे पूछ लेगा लेट सपोज इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस और फोर्स। बताइए ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जिस पे हम फोर्स लगाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, मैकेनिक्स है। अब इस तरीके से भी आ सकता है MCQs कि बताइए फिजिक्स की वो कौन सी ब्रांच है जिस पे हम चार्जेस के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स की वो कौन सी ब्रांच है जिस पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेट के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स की वो कौन सी ब्रांच है जिस पे हम सॉलिड के स्ट्रक्चर पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके पास घूम फिर के आएंगी और MCQs आपके पास बहुत क्या होंगे, ईजी होंगे। सो नाउ आपके पास साइंटिफिक मेथड अगर आ जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई इशू वाली बात नहीं है। तो साइंटिफिक मेथड क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक मेथड यूज टू सर्च ट्रूथ एंड रियलिटी इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड एक ऐसा स्पेसिफिक मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को सच साबित करने के लिए, और वो चीज़ जो दुनिया के अंदर है, यानी लेट सपोज देखो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, ट्रूथ और रियलिटी। अगर लेट सपोज अगर हमने कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करी या दुनिया के अंदर या कायनात के अंदर या यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, तो दो चीज़ें होंगी, या तो वो सच होगी या फिर वो झूठ होगी। अगर हमें उस चीज़ को सच साबित करना है यानी ट्रूथ साबित करना है और ये चीज़ साबित करनी है कि भाई वो चीज़ रियल है, तो देखो हमें उस पर क्या करनी है, हमें उस पर स्टडी करनी है। तो वो कुछ मेथड होते हैं जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ को रियलिटी में
और ट्रूथ में क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। तो ये आपके पास कुछ स्टेप्स हैं, याद रखना। ऑब्जर्वेशन आपके पास देखो क्या कह रहे हैं, बहुत आसान। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन नेचुरल फिनोमिना, कोई भी नेचुरल फिनोमिना जब भी आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो उस ऑब्जर्वेशन पे स्टडी करना, दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। फिर हाइपोथेसिस क्या होता है, उस ऑब्जर्वेशन पे मज़ीद एक्सप्लेनेशन होती है, स्टडी होती है, तो वो हाइपोथेसिस। थ्योरी क्या होती है, अगर वो चीज़ एक्सेप्टेबल है तो वो थ्योरी में आ जाती है, और अगर आपके पास वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो आपके पास क्या करें, देखो अपोज टू एक्सप्लेनेशन द थ्योरी सपोज टू करेक्ट एंड दिस थ्योरी बिकम्स अ लॉ, ठीक है ना। अगर देखो मैंने बात बताया था कि थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क होता है, जो थ्योरी होती है ना वो आपके पास कभी भी प्रूफ नहीं होती, ठीक है ना। तो हाँ, और जो आपके पास लॉ होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। अच्छा, क्लास मैट्रिक के लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाइपोथेसिस हो गया या थ्योरी हो गई या आपके पास ऑब्जर्वेशन या हाइपोथेसिस हो गया, इनका याद रखना हमेशा रिलेशन यानी डिफरेंशिएट बिटवीन लाजमी आता है, ठीक है ना। बाकी अगर आपके पास साइंटिफिक मेथड्स आ गए हैं तो 3 साइंटिफिक मेथड ज़रूर लिख लेना, ठीक है ना, वरना कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।